दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। भगवान राम का जब जब जिक्र हो, आपको एक भारतीय और सनातनी होने के कारण ये बातें याद रखने की जरूरत है। वैसे अब तक देश में श्री राम के नाम पर हिंदू मुसलमान की राजनीति खूब होती रही है, लेकिन पहली बार राजनीति के लिए भगवान राम को जाति के खांचे में खींचा गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने भगवान राम को पीडीए और समाजवाद के बंधन में बांधकर नया विवाद शुरू कर दिया है। भगवान राम केवल धार्मिक आस्था, किसी खास वर्ग, समाज या जाति तक सीमित नहीं है। राम मानव मूल्यों, नैतिकता और आदर्श जीवन के प्रतीक हैं। राम सिर्फ एक नाम भर नहीं, बल्कि चरित्र, मर्यादा और करुणा की परिभाषा है। श्री राम हमें जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं हैं। ये संवाद सिखाते हैं, द्वेष नहीं। मर्यादा सिखाते हैं, अहंकार नहीं। राम का नाम खुद में एक विचार है। बावजूद इसके आज की जो राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें भगवान को बांटने की राजनीति में घसीट लिया गया। भगवान राम को लेकर चंदौली के समाजवादी पार्टी सांसद ने दो बातें कही हैं। पहला तो ये कि श्री राम विचारों से समाजवादी थे, और दूसरा ये कि उन्होंने वनवास के दौरान पीडीए समाज के लोगों की मदद ली थी। भगवान को अपना मानना, अपना बताना कहीं से भी गलत नहीं कहा जाएगा, लेकिन इस बयान के पीछे की जो मंशा है, वो मंशा सवाल उठाती है, क्योंकि बयान भगवान को मानने के लिए नहीं, बल्कि उनके नाम पर राजनीति करने के लिए दिया गया है। पहले आप समाजवादी पार्टी के सांसद का वो बयान सुनिए, जिसको लेकर विवाद गहरा गया है। उन्होंने राजाओं का, बड़े आदमियों का वो जो है कि सहयोग नहीं लिया, वो वनवासियों का समर्थन लिया। वो विचारों से समाजवादी थे। वो भिलनी के बेर खाना पसंद किए, झोपड़ी में रहना पसंद किए, हमारे निषाद समाज से समर्थन लिए, गुहा से। तो जो ऐसे लोगों को मित्र बनाता है, ऐसे लोगों को सम्मान देता है, वो समाजवादी है, नहीं तो है क्या। समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह के इस बयान को देखने और सुनने के बाद कुछ सवाल जरूर खड़े होते हैं। सवाल यह है कि क्या यह बयान महज संयोग भर नहीं, बल्कि सियासी प्रयोग है? क्या पिछड़े वोट बैंक को जोड़े रखने के लिए यह बयान दिया गया है? क्या भगवान राम को समाजवादी बताकर हिंदू विरोधी छवि से पार्टी बाहर निकलना चाहती है? क्या इस बयान के सहारे धर्म और जाति दोनों को एक साथ साधे रखने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि यूपी जैसे देश के सबसे बड़े प्रदेश में जिस तरह धार्मिक विचारों की बयार बह रही है, जिस तरह सनातन का नया सूरज अंगड़ाई ले रहा है, उसके बाद समाजवादी पार्टी को लगता है कि भगवान का विरोध कहीं भविष्य में भारी ना पड़ जाए। इस वजह से सांसद ने इस तरह का बयान दिया। पिछले साल महाकुंभ का जो मेला प्रयागराज में लगा, उसमें 60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाकर रिकॉर्ड बनाया था। नए साल के मौके पर अभी अयोध्या में दर्शन के लिए लाखों की भीड़ उमड़ी। माघ मेला को लेकर यूपी सरकार ने जो व्यवस्था प्रयागराज में की है, उसकी खूब चर्चा हो रही है। बड़ी संख्या में लोग यहां स्नान के लिए मकर संक्रांति के पर्व पर पहुंचने वाले हैं। और हो ना हो, इन तस्वीरों को देखकर समाजवादी पार्टी हिली हुई हो, और उसी डैमेज कंट्रोल के लिए भगवान राम को समाजवादी बताकर क्या एक और सेल्फ गोल किया जा रहा है, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है। जो लोग आज भगवान राम को अपना बता रहे हैं, समाजवादी और पीडीए से जोड़कर सियासी माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अतीत के पन्नों को भी जरा पलट लेना चाहिए। 500 सालों के संघर्ष के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन इस मंदिर के निर्माण में जिन लोगों ने अपनी शहादत दी, उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। समाजवादी पार्टी के नेता ने भगवान श्री राम को समाजवादी तो बता दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि उन्हें यह जरूर बताना चाहिए कि राम भक्तों पर गोली इन्हीं समाजवादी पार्टी की सरकार में चलाई गई थी। साल 1990 में राम भक्तों को गोलियों से भूना गया था। तब सपा के संस्थापक रहे मुलायम सिंह यादव यूपी सरकार में थे, उन्हीं की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे। 30 अक्टूबर 1990 को राम भक्त कार सेवा के लिए अयोध्या जा रहे थे। बीजेपी का कहना है कि तब इन्हीं समाजवादियों के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थीं। और सिर्फ एक बार नहीं, 2 नवंबर 1990 को भी अयोध्या में गोलीकांड हुआ था।
मरने वाले राम भक्तों को लेकर सरकारी और गैर सरकारी आंकड़े अलग अलग दावे करते हैं। अरे जरूर लगे कि जिस हिंदू का खून न खोला, खून नहीं हो पानी है, जन्मभूमि के काम ना आए वो बेकार जवानी, लेकिन सब बैठे के तो लगा रहे थे, कुछ था मारपीट तो नहीं कर रहे थे। अब जब तुमने लाठी गोली आंसू गैस सब चलाई, भागे, तो जब अंदर आ गए तब दरवाजा तोड़ तोड़ के क्यों नहीं? ये कौन से संविधान में था? मुलायम सिंह को किसने चुना था? मुलायम सिंह जनता के नौकर थे, चौकीदार जनता के थे। इस चीज को सिद्ध किया मोदी जी ने, तब पता लगा लोगों को। जनता तो जानती थी ये राजा हैं। तो जब जब भगवान श्री राम और अयोध्या का जिक्र होगा तब तब यूपी के उस दौर को याद किया जाएगा। समाजवादी पार्टी अब भगवान राम को समाजवादी बताकर अपना बनाने में जुट गई है, लेकिन गोली के अलावा कुछ और बातें हैं जो भूली नहीं जा सकती और बीजेपी की ओर से आरोप भी लगाए जा रहे हैं लगातार। कुछ पन्ने पलटते हैं। 2013 में अखिलेश जब सीएम थे तो उन्होंने वीएचपी की परिक्रमा पर रोक लगा दी थी। अयोध्या के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का न्योता अखिलेश यादव की ओर से ठुकरा दिया गया। आज तक अखिलेश यादव राम मंदिर के दर्शन के लिए अयोध्या नहीं गए, जबकि लोकसभा चुनाव में अयोध्या में सपा को जीत मिली। राम गोपाल यादव ने अयोध्या के राम मंदिर को 2024 में बेकार तक बता दिया था। तो आप भगवान को अपना बना रहे हैं, दिल से अपना मान रहे हैं तो देश इसका स्वागत करेगा, लेकिन अगर राजनीति कर रहे हैं तो सवाल उठेंगे, गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद ने जो कुछ कहा है उस पर बीजेपी और एनडीए के दूसरे नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, सुनाते हैं आपको। इतना उनको हीरो मत बनाइए, वो इतना हीरो बनने लायक नहीं है। भगवान श्री राम के बारे में बोलने से पहले वो रामद्रोही पार्टी में पहले वहां त्याग पत्र दे करके पहले माफी मांगे कि हम रामद्रोही पार्टी। अगर ये कहते हैं कि वो समाजवाद से संपर्क है तो राम मंदिर बना, उसमें क्यों नहीं योगदान दिया? दर्शन क्यों नहीं करने गए? उद्घाटन में क्यों नहीं गए? भाई आज के दिन में इस तरीके से पीढ़ी और अपर कास्ट में झगड़ा क्यों लगाते हैं? वीरेंद्र सिंह जिस तरीके से आध्यात्मिक, धार्मिक और पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों पर टिप्पणी कर रहे हैं, सनातन धर्म पर हमला कर रहे हैं, वो वीरेंद्र सिंह की मानसिक दिवालियापन की निशानी है। समाजवादी पार्टी सनातन धर्म की विरोधी है, सनातन धर्म के देवी देवताओं के ऊपर कटाक्ष करती है। ये साफ है कि समाजवादी पार्टी का नेतृत्व और पार्टी के नेता इन दिनों कंफ्यूज दिखाई देते हैं। उनके बयानों में कोई तारतम्यता दिखती नहीं। इसका एक उदाहरण पिछले हफ्ते फिरोजाबाद से भी सामने आया था, जब पार्टी के जिला अध्यक्ष ने यह कह दिया कि वो यादव हैं, हिंदू नहीं। और अब देखिए, उसी पार्टी के सांसद उसी तरह के पीडीए कार्यक्रम में सनातन के सिरमौर भगवान श्री राम को समाजवादी बता रहे हैं। मंदिर और भगवान को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी कई मौकों पर भटके हुए नजर आते हैं। राम मंदिर को लेकर विरोधी रुख रखने वाले अखिलेश इन दिनों अपने गांव सैफई में केदारेश्वर महादेव का मंदिर बनवा रहे हैं। जनहित में अपने दर्शकों को स्पष्ट करना चाहेंगे कि ऐसा बिल्कुल मैं नहीं कह रही कि समाजवादी पार्टी के नेता, सांसद, विधायक पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखते या धर्म के विरोधी हैं, लेकिन ये बात पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि धर्म को लेकर राजनीति का जो खेल है वो समाजवादी पार्टी चुपके चुपके खेलना चाहती है। जनहित में दर्शकों को हम सिर्फ खबर नहीं बताते, बल्कि खबर में छिपे सामान्य ज्ञान को भी कुरेदते हैं। ऐसे में बहुत से दर्शकों को ये जानने की दिलचस्पी जरूर होगी कि आखिर समाजवादी का मतलब होता क्या है, जिससे भगवान राम का नाम जोड़ा जा रहा है। इसे समझने के लिए आपको भारतीय राजनीति में विचारों की व्यवस्था को समझना होगा, जहां मुख्य रूप से 4 तरह की वैचारिक व्यवस्था है। पहला दक्षिणपंथी, जिसे भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियां और संगठन मानता है। दूसरा कांग्रेसी विचारधारा, जिसे सेंटर यानी मध्य विचारधारा कह सकते हैं। तीसरी विचारधारा वामपंथी, जिसे लेफ्ट की पार्टियां मानती हैं। और चौथी विचारधारा समाजवादी है, जिसे समाजवाद में विश्वास रखने वाले लोग मानते हैं। जेपी लोहिया, राजनारायण, चौधरी चरण सिंह, देवीलाल जैसे नेता इस विचारधारा के अगुवा रहे हैं। अब ये जो समाजवादी विचारधारा है उसे राजनीतिक शास्त्र के 3 सिद्धांतों को मिलकर बनाया गया है। पहला समानता, दूसरा सहयोग, तीसरा सामाजिक न्याय। यानी एक ऐसी व्यवस्था में विश्वास करना जहां व्यक्ति का नहीं बल्कि समाज का नियंत्रण हो, सब समान हो, शोषण ना हो रहा हो। अब इसी समाजवादी विचारधारा को समाजवादी पार्टी के नेता ने भगवान श्री राम से जोड़ दिया। सवाल यह है, क्या यह किसी डर की वजह से किया गया है या फिर किसी रणनीति का हिस्सा है?
हमने इस सवाल के साथ एक्सपर्ट से बातचीत की है। जिन समाजवादियों को लगता हो कि कास्ट की राजनीति भी भगवान राम के जमाने में थी, वो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि पहले एक ही पिता के 2-3 बच्चे अलग अलग काम करते थे तो अलग अलग क्लास डिवाइड हो जाता था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पहले इसको कह चुके हैं। उनका रामकृष्ण शिव बहुत प्रसिद्ध आर्टिकल है, लेख है, जिसे सभी समाजवादियों को जरूर पढ़ना चाहिए और ये कोई विवाद का विषय नहीं है। बीजेपी ने पिछले महीने पीडीए से आने वाले पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया और तभी ये समाजवादी पार्टी हिली हुई है। इन दिनों पंकज चौधरी यूपी के अलग अलग जिलों में यात्रा कर रहे हैं। उनके स्वागत में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। अयोध्या की तस्वीरें हैं। समाजवादी पार्टी के परेशान होने की एक वजह यह भी हो सकती है, अब श्री राम को पीडीए के खांचे में फिट करने वाली इनकी राजनीतिक मजबूरी भी आपको बताते हैं। पहले आप यूपी के कुछ आंकड़े देख लें। 2024 में बीजेपी गठबंधन को 43.69% वोट मिले थे, जबकि 43.52% वोट समाजवादी पार्टी गठबंधन को, यानी मामूली सा अंतर था दोनों गठबंधन के बीच। अखिलेश का पीडीए प्रयोग पहली बार हुआ था, सफल दिखा था। 2019 में बीजेपी प्लस को यूपी में 51.19%, जबकि सपा और बसपा गठबंधन को तब 39.23% वोट मिले थे। 2014 में बीजेपी प्लस को 43.32% और समाजवादी पार्टी को 22% वोट हासिल हुए थे। 2019 में जाति का बंधन टूटा था, बीजेपी को एक तरफा वोट मिले। 2024 में जाति के खांचे में यूपी बटा तो सपा मजबूत हुई, भारतीय जनता पार्टी कमजोर। अब समाजवादी पार्टी को लगता है कि श्री राम और पीडीए दोनों को अगर मिला लेंगे तो शायद 10 साल बाद ही सही यूपी की सत्ता उन्हें हासिल हो जाएगी। लेकिन क्या सपा और उनके सांसद ये भूल रहे हैं कि राम सबके हैं? भगवान को जाति के खांचे में बांटकर राजनीति की रोटी सेकना पूरी तरह से गलत है। यूपी से बाहर निकलते हुए, जनहित पे आगे बढ़ते हुए अब बात उस राजनेता की जिसका वजूद महाराष्ट्र की जनता की नजरों में जीरो है, लेकिन चुनाव दर चुनाव करारी हार के बावजूद उस पर मराठी हीरो बनने का फितूर सवार है। चेहरा आपने देख लिया, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का नाम और राजनीतिक पार्टी के प्रमुख राज ठाकरे, जिन्हें हिंदी के लोकतंत्र या मराठी की लोकशाही में रत्ती भर भरोसा नहीं है। उनकी राजनीति सही मायने में ठोकशाही की है। अफसोस इस बात का है कि इसके बदले में श्रीमान ठाकरे को जितनी तालियां मिलती हैं, उतने वोट भी वो नहीं बटोर पाते। 3 दिन के बाद देश की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी का चुनाव होना है। इसमें भी हारे तो शायद अगले चुनाव में खड़े होने की सियासी हिम्मत अपने भीतर नहीं बचा पाएंगे। ऐसे में बीएमसी को जीतने के लिए राज ठाकरे ने वही पुरानी नफरती शैली अपना ली है जब नई नवेली अपनी पार्टी बनाई थी, एमएनएस। रविवार को ठाकरे बंधुओं की साझा रैली हुई। मंच से राज ने खुद को मराठी भाषा और पहचान का सबसे बड़ा स्वयंभू सेनापति बता दिया, लेकिन इस दौरान ऐसी बातें कही जो भाषा के नाम पर उन्माद फैलाने और देश बांटने जैसी गुस्ताखी से कम नहीं है। पहले बयान में उन्होंने मुंबई में हिंदी बोलने वालों को लात मारने की धमकी दी है, सुनिए। मला खरं तर आपल्याला सांगायचं आहे की यूपीच्या आणि बिहारच्या लोकांनी पहिल्यांदा नीट समजून घ्या, बाबांनो, हिंदी ही तुमची पण भाषा नाही। यूपीच्या लोकांची भोजपुरी भाषा आहे, बिहारच्या लोकांची मैथिली भाषा आहे, अवधी भाषा आहे। हिंदी भाषा तुमची पण नाही आहे। माझा कुठच्या भाषेवर राग नाही, परंतु तुम्ही आमच्यावरती लादणार असाल तर लाथच मारू। इस तरह के बयान के बाद सोशल मीडिया पर राज ठाकरे को नफरती चिंटू भी कहा जा रहा है। फिलहाल राज ठाकरे को उनके जिस किसी सलाहकार ने भाषण वाली पर्ची थमाई, ना तो उसका और ना ही खुद राज ठाकरे का भाषा ज्ञान दुरुस्त है। इन्हें भाषा और बोली का फर्क तक नहीं पता। राज ठाकरे ने जितनी भाषाओं के नाम लिए, इनमें से भोजपुरी और अवधी संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। खैर, आगे बढ़ते हुए इनका दूसरा बयान भी सुना देते हैं, जो ठोकशाही का दूसरा नमूना है। काल परवाकडे कोणतरी एक तामिळनाडूमधून रसमलाई आली होती, तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय? तुझा काय संबंध आहे इथे याचा? यांच्यासाठीच माननीय बाळासाहेब बोलले होते, हटाव लुंगी आणि बजाव पुंगी। राज ठाकरे को सिर्फ हिंदी बोलने वालों से ही नहीं, दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में शुमार तमिल बोलने वाले तमिलनाडु के नेता अन्ना मलाई से भी दिक्कत है। राज ठाकरे उन्हें रस मलाई बोलते हैं, उन्हें गाली देते हैं, जिसको हमने बीप किया था।
वैसे राज ठाकरे शायद रसमलाई नाम की मिठाई से परिचित नहीं है, जो अखिल भारतीय मिठाई है, जो अपने नरम, मलाईदार और केसरिया स्वाद के लिए जानी जाती है। वैसे सच्चाई यह है कि अस्तित्व बचाने की चुनावी लड़ाई में राज ठाकरे शायद ना तो रसमलाई की मिठास से वाकिफ हैं और ना ही अन्ना मलाई के करियर से ही। इंटरनेट पर आप 57 साल के राज ठाकरे की 19 साल पुरानी पार्टी एमएनएस को सर्च करेंगे तो राज्यसभा और लोकसभा ही नहीं, महाराष्ट्र विधानसभा और विधान परिषद में भी उनका वजूद आप शून्य पाएंगे, 0। जबकि 41 साल के अन्नामलाई का पॉलिटिकल करियर सिर्फ 6 सालों का है। तमिलनाडु के रहने वाले अन्नामलाई ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद IIM लखनऊ से MBA की डिग्री हासिल की। 2011 में वो कर्नाटक कैडर के IPS अधिकारी बने। करीब 8 साल के पुलिस करियर में कर्नाटक का संगम इन्हें कहा गया। नौकरी छोड़कर 2020 में बीजेपी ज्वाइन की। 2021 का चुनाव हार गए। बावजूद इसके उन्हें तमिलनाडु बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़कर हारने के बाद भी तमिलनाडु में बीजेपी के उभरते सितारे की तरह देखा जाता है। और कभी आज तक अन्नामलाई ने इस तरह का नफरती भाषण नहीं दिया, लेकिन नफरत की राजनीति करने वाले राज ठाकरे उन्हें रसमलाई बोल रहे हैं। फिलहाल अन्नामलाई की ओर से भी राज ठाकरे को करारा जवाब दिया गया है। அந்த ராஜ் தாக்கரே, உத்தவ் தாக்கரே, ஆதித்ய தாக்கரே மேடை குத்தி என்னைய நிறுத்திக்கிறான். அந்த அளவுக்கு நான் வளர்ந்துட்டேன்னா, அந்த அளவுக்கு ஒரு விவசாயினுடைய பையன் இன்னைக்கு மும்பையில அவன் கூட்டம் போட்டு திட்டுற அளவுக்கு நான் உயர்ந்துட்டேனான்னு தெரியும். பாரதிய ஜனதா கட்சியில நம்முடைய அலுவலகத்துல நான் மாநில தலைவராக பணியாற்றிய பொழுது 2 பேர்த்தோட தாக்கரேவோட சிவசேனா அவங்களுடைய பத்திரிகை நம்ம மோசடி மாதிரி சாம்னான்னு வச்சிருக்காங்க. அதுல எழுதியிருக்காங்க, மும்பைக்குள்ள வந்தா என் காலை வெட்டிடுவேன், இது கிடைக்கும். மும்பைக்கு வரதான் போறேன், நீ இன்டர்ஸ் பாரு, காலை வெட்டிப்பாரு. அதான் अन्नामलाई को जल्द ही मुंबई जरूर जाना चाहिए। अन्नामलाई ने बीते शुक्रवार और शनिवार को बीएमसी चुनाव में मुंबई के तमिल भाषी इलाकों में अपनी पार्टी के पक्ष में प्रचार भी किया। इस दौरान उन्होंने मुंबई को सिर्फ महाराष्ट्र का शहर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शहर करार दिया, जिसे विपक्षी दलों और खुद को फैक्ट चेकर बताने वाले लोगों ने एंटी महाराष्ट्र नैरेटिव के तौर पर वायरल कर दिया। आपको अन्नामलाई का वो बयान सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले आदित्य ठाकरे का बीजेपी नेता पर नया हमला देखिए। यही भाजपा की नीति है, यही भाजपा की वृत्ति है। अन्नामलाई ये भाजपा का चेहरा है जो 0 है, खुद का डिपॉजिट बचा नहीं सके, खुद जीत नहीं पाए। खुद वहां ऐसे दिखा रहे थे कि अभी अगले प्रधानमंत्री वही है, लेकिन 0 ये तमिलनाडु ने बताया। तमिल लोग जो है ये और महाराष्ट्र ये एक अलग नाता है। स्टालिन साहब आप देखो कितने आगे लेके जा रहे तमिलनाडु को, और ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ झगड़ा, गाली गलौज। ये आके हमें बताएंगे मुंबई क्या है, महाराष्ट्र क्या है। अन्नामलाई ने महाराष्ट्र का विरोध किया है और महाराष्ट्र ये सहन नहीं करेगा। अन्नामलाई और भाजपा ने महाराष्ट्र का अपमान किया है। तमिलनाडु को आगे लेकर जा रहे हैं। आपने बयान सुन लिया यहाँ पर आदित्य ठाकरे का, जिस मुख्यमंत्री का वो जिक्र कर रहे हैं। उनकी सरकार में सनातन धर्म को लेकर और हिंदी भाषी लोगों को लेकर लगातार तमिलनाडु में निशाना साधा जाता है। भाषा के नाम पर वहां पर भी जिस तरह की जुबान बोली जाती है उससे सब कोई सकते में होता है। फिलहाल अन्नामलाई के जिस बयान को आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र का अपमान बता रहे हैं, अब आप उसे भी सुनिए और खुद फैसला कीजिए कि कैसे चुनाव जीतने के लिए तोड़ मरोड़ वाली सियासत की जा रही है। Here we are looking at the only city in our country where a triple engine sarkar is possible. Modi ji at the center, Devendra Fadnavis at the state, and the BJP mayor and BMC. Because Bombay is not a Maharashtra city, it is an international city. You need good people sitting in the administration to manage the finance, to manage development. जिस बयान से खुश होने की जरूरत है, यकीनन मुंबई सिर्फ देश का नहीं अंतर्राष्ट्रीय शहर है। दुनिया भर के लोग वहां पर आते हैं, वहां पर बॉलीवुड है। हम देश की आर्थिक राजधानी के तौर पर मुंबई को जानते हैं। हर एक भारतीय का सपना होता है कि एक बार मुंबई वो जरूर जाए, वो देखे उस चकाचौंध को, जिसका जिक्र अक्सर टीवी चैनलों पर किया जाता है। लेकिन आप सोचिए, अन्नामलाई ने अंतर्राष्ट्रीय शहर करार दिया, लेकिन ठाकरे परिवार इस बयान को महाराष्ट्र विरोधी करार देने में लग गए हैं। इस सियासी बयानबाजी पर बीजेपी की ओर से भी पलटवार किया गया। अब जो लोग जिंदगी भर कभी एक साथ नहीं बैठे, ये हार देखकर वो सब इकट्ठे हो रहे हैं। तो कहा जाता है कि अगर गीदड़, लकड़बग्घा, सियार ये एक घाट में इकट्ठे होकर पानी पीने लगे तो समझ लो सामने वाले घाट में शेर पानी पी रहा है, वही दिखाई दे रहा है। और कल की जो ये भाषा है, ये भाषा अभी और खराब होगी, क्योंकि जब व्यक्ति हारने लगता है तो हताशा में इसी प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करता है। महाराष्ट्र के लिए आखिरी चुनाव है ना, मुंबई के मराठी भाषिकों के लिए आखिरी चुनाव। यह आखिरी चुनाव है उबाठा प्रमुख उद्धव ठाकरे के लिए और मनसे प्रमुख राज ठाकरे के लिए। क्यों? क्योंकि दोनों की पार्टियां
इस चुनाव के बाद समाप्त प्राय हो जाएगी। वो सरकार, वो लोग मराठी भाषा को क्यों खतरे में डालेंगे? हां, खतरे में इनकी पार्टी और ये लोग, इनका परिवार है। लेकिन महाराष्ट्र की खबर अभी खत्म नहीं हुई है। एक खबर विस्तार से हमने आप तक पहुंचा दी है, लेकिन बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने महायुति गठबंधन के गेम चेंजर दांव पर अब कुछ देर पहले हल्का सा ब्रेक लगा दिया है। दरअसल निर्वाचन आयोग ने लाडली बहन योजना की एडवांस किस्त पर रोक लगा दी है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के चलते जनवरी वाले किस्त पर यह पाबंदी लगाई गई है। कांग्रेस ने आयोग से फडणवीस सरकार के इस ऐलान की शिकायत की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने राज्य सरकार की घोषणा पर रोक लगा दी। वैसे ये रोक पूरी नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग ने सिर्फ एडवांस किस्त पर ही रोक लगाई है। जो बकाया है उसे जारी करने पर पाबंदी नहीं लगाई गई है। यानी दिसंबर 2025 की लंबी किस्त के पैसे सरकार लाडली बहनों के खाते में भेजेगी। पहले जहां 3000 भेजने की प्लानिंग थी, वहीं अब इस आदेश के बाद 1500 रुपए दिए जाएंगे। अब आप महाराष्ट्र की सियासत में बवंडर खड़ा करने वाले इस मामले की असल वजह भी जान लें। 15 जनवरी को मुंबई महानगर पालिका चुनाव के लिए मतदान होने वाला है, लेकिन वोटिंग से पहले महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने अपनी लोकप्रिय कैश ट्रांसफर स्कीम यानी लाडली बहन योजना को फिर से एक्टिव कर दिया है। सरकार ने 2 महीने की किस्त एक साथ देने का ऐलान किया। महाराष्ट्र कांग्रेस ने बाकायदा राज्य निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखी और चुनाव से कैश ट्रांसफर को सामूहिक सरकारी रिश्वत करार दिया। कहा कि करीब 1 करोड़ महिला वोटरों को प्रभावित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। वैसे कांग्रेस को छोड़कर इस फैसले का विपक्ष के बाकी दल खुलकर विरोध नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें इस बात का डर सता रहा था कि महिलाएं इससे नाराज हो सकती हैं। बीजेपी और शिवसेना को कहीं इसका फायदा ना मिल जाए। अब किसका होगा फायदा, किसको नुकसान, इसके लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। हर एक खबर बीएमसी से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक जानवर ऐसा है जिसकी दुम 12 महीने नाल में रखो फिर भी वो सीधी नहीं होती है। कुछ यही हाल है पाकिस्तान का भी। ऑपरेशन सिंदूर में जिहादी मुनीर के आतंकी ठिकाने मिट्टी में मिल गए, फिर भी पाकिस्तान अपनी नापाक साजिशें लगातार रचता जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पहले ड्रोन देखे गए, फिर सुबह पाकिस्तानी बलून दिखाई दिया। यह साफ है कि भूखा मरने वाला पाकिस्तान आतंक की रोटी कमाने के लिए भारत के खिलाफ नई नई साजिशें रच रहा है, जिसे भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है और पूरा सबक सिखा रही है। जम्मू कश्मीर से सटी सरहद पर कुछ इसी तरह सर्दी में पाकिस्तानी ड्रोन नापाक साजिश के इरादे से भारत में घुसने की कोशिश करते दिखे, लेकिन पूरी तरह चौकन्नी भारतीय सेना पाकिस्तान के जिहादी जनरल मुनीर और कटोरेबाज शहबाज शरीफ की नापाक साजिशों को हवा में ही निशाना बनाने लगे। स्थानीय लोगों के मुताबिक लोग डरे हुए थे, लेकिन सेना की मुस्तैदी से उनकी हिम्मत बंधी। तो 7 बजे स्टार्ट हो गया, ड्रोन चलने लगे, गोलियां स्टार्ट होने लगी, हम डर गए। तो देख के हम गिरबा गए थे, हमने बोला फायरिंग स्टार्ट हो गई है। हमारी जो इंडियन आर्मी है ये हमेशा सतर्क है और पाकिस्तान की तरफ से जो भी नापाक हरकत की जाएगी उसका मुंह तोड़ जवाब देते भी हैं और आगे भी देते रहेंगे। अकेले साजिश के ड्रोन ही नहीं, बल्कि सीमा पार से नीले और लाल रंग के गुब्बारे भी भारतीय सीमा में घुसे आए। जम्मू के अरनिया सेक्टर के पिंडी पोस्ट पर लाल रंग के पाकिस्तानी गुब्बारे पर उर्दू भाषा में पाकिस्तानी जिंदाबाद लिखा हुआ है। साथ ही गुब्बारे पर चांद तारे भी मार्क किए मिले। कठुआ में सीमा से सटे पहाड़पुर इलाके में जो नीले सफेद रंग का गुब्बारा मिला, उसमें PIA लिखा हुआ था। इस वक्त भी भारतीय सेना उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रही है। कठुआ, सांबा, जम्मू, राजौरी और पुंछ में घने कोहरे के बीच सर्च ऑपरेशन चल रहा है। शक है कि पाकिस्तान अपने नापाक ड्रोन के जरिए हथियार, गोला बारूद भारतीय सरहद के भीतर तो नहीं पहुंचा रहा। इस ऑपरेशन के करीब 24 घंटे बाद भी किस तरह से सुरक्षा बल सीमा से सटे हुए इलाके, क्या रिहायशी इलाके हो, क्या खेत हो, क्या जंगल हो या क्या नदी नाले हो, किस तरह से ये सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं जम्मू में, ये आप देख सकते हैं।
इस बीच पाकिस्तान की हरकतों को देखते हुए राजस्थान में भैरव कमांडो की नई बटालियन भी बनकर तैयार हो गई है। भैरव कमांडो 15 जनवरी को सेना दिवस के दिन अपने पराक्रम का ट्रेलर दिखाते भी नजर आएगी। और अब दिखाते हैं आपको वीडियो ऑफ द डे। जम्मू कश्मीर में ठंड अब इतनी पड़ रही है कि झीलें तक जमने लगी हैं। बारामूला में झरना ऐसे जम गया कि बर्फ की दीवार बन गई है। ये नज़ारा देखकर लोग हैरान भी हैं, तो इस नज़ारे का लुत्फ लेने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। और अब आज का जनहित मंत्र, जो आपकी खुशी के लिए अपनी हार मान लेता हो, उससे आप कभी नहीं जीत सकते। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।